हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है सो 6 जुलाई का जो है सो 6 और 7 जुलाई को मिला करके करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है कि एक्सेस इरिगेशन के कारण आपका जो है सो एक्सेस इरिगेशन के कारण मानसून जो है सो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो कल भी हम लोगों ने जो बोल्ड प्रोजेक्ट देखा था, तो आपका जो है सो ठीक है। तो ये आपका जो है सो राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो राजस्थान का इलाका है, और यहाँ जो है सो ये जो है सो आपका नॉर्थ इंडिया प्लेन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और जो है सो मौसम कूल हो रहा है। तो जो हमारी ये जो है सो हमारी जो है सो 0 डिग्री लाइन है, और हमारी जो है सो आइसोथर्म की लाइन ये है, या हम कहें कि मानसून की रेखा यही है। ठीक है। ये जो है सो इधर से पानी को खींचता है, इधर से वाटर वेपर हवा को खींचता है, और ये जो है सो आपका दो ब्रांचेज में, एक इधर से और दूसरा जो है सो इधर से मानसून होती है। तो अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पे कूल होने लगा है, क्योंकि ज्यादा इरिगेशन हो रहा है। जब यहाँ पे इरिगेशन ज्यादा हो रहा है तो हमारा मानसून की जो लाइन है, मानसून एक्चुअल में देखो मानसून ऐसे ही बढ़ता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा क्या है कि मानसून जो है सो अब नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट होने लगा है। मानसून किधर शिफ्ट होने लगा है? मानसून अब जो है सो आपका नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट होने लगा है। तो जब मानसून नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट होगा तो होगा क्या? तो ये वाले इलाका में बारिश और कम हो जाएगा, और किसको फायदा हो जाएगा? इधर जो है ये जो है सो आपका ये पाकिस्तान वाला इलाका जो है, इसको जो है सो फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान को फायदा होगा और सेंट्रल इंडिया में बारिश नहीं होगी। ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉज है, और ये जो है सो हमारा एक डिजास्टर है, कहें कि क्लाइमेट रिलेटेड जो है सो इशू है, जिसको हमें टेकल करना पड़ेगा। अदरवाइज इस एरिया में वर्षा कम होगी तो फार्मर कम होंगे, फार्मर कम होंगे तो दूसरे सेक्टर पर लोड बढ़ेगा, और फूड का जो है सो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। तो एक फूड क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी आगे चल के। तो इसलिए जो है सो हमें यहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ज्यादा इरिगेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ नदियां बहती हैं, ऊपर से पानी आ रहा है, नदियां जब बह रही हैं तो इजी वे में वाटर अवेलेबल है, फ्री में लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और लोग खूब सिंचाई कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है सो ओवरऑल जो है सो क्लाइमेट पे और एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्लाइमेट का क्या इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, उसके लिए जो है सर इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक जो है सो बॉडी बनाई है, नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, निकरा। ठीक है। तो यह निकरा ने बताया है, आपका इसी ने बताया है कि आपका जो है सो एक्सेस इरिगेशन के कारण जो है सो हमारा मानसून नॉर्थ में शिफ्ट कर रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने बताया कि एक्सेस इरिगेशन के कारण मानसून नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है? तो वो हमारा नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर एक बॉडी है, एक प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? तो इकार का है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का प्रोजेक्ट है। उसने बताया कि हमारी मानसून जो है सो नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट हो रही है। ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गया कि ये किसका प्रोजेक्ट है और उसका नाम क्या है, ये दो क्वेश्चन हो गया। और मानसून किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो बाकी देखो इसमें जो है सो क्वेश्चन है कि आपका जो है सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सो वल्नरेबल हो रहा है, जाहिर सी बात तो होगा ही होगा। एक्सेस इरिगेशन और ट्रांसमिशन के कारण ऐसा हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इस रीजन में जब बारिश नहीं होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और रेनफॉल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया जो है सो ये वाला भाग जो है सो सबसे ज्यादा इसमें वल्नरेबल है। ठीक है। और इसके बाद में जो है सो नंबर ऑफ, मैं बता ही चुका कि फार्मर रिड्यूस हो जाएंगे, और ओवरऑल दूसरे दूसरे सेक्टर पे लोड पड़ेगा, और भूखमरी की एक समस्या हो जाएगी। ओवरऑल जो है सो इस टॉपिक में बस इतना ही है, इससे जानने की जरूरत नहीं है। इसको मेंस वगैरह में आप मेंशन जरूर कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है कि मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष ने लॉन्च किया है 5 पोर्टल से। देखो आप क्या है कि जो इंडियन डिजिटल हेल्थ मिशन है, तो हमारा मेन एम ये है कि इंडिया जो है सो इंडिया का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, उसमें इंडिया यह चाहता है कि जितनी भी चीजें हैं सब ऑनलाइन हो जाए, डिजिटाइज हो जाए, ताकि इजी वे में लोग एक्सेस कर सकें, और लोगों के बीच में चूंकि मोबाइल बढ़ रहा है तो पेनिट्रेशन भी बढ़े। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है सो इसमें आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, ये आपका जो है सो आयुष में आयुर्वेदा आता है, फिर योगा आता है, फिर सिद्धा आता है, फिर जो है यूनानी आता है, फिर नेचुरोपैथी आता है, और फिर होम्योपैथी आता है। ठीक है। तो ये सारे ब्रांच हैं जो आयुष के हैं, और इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी, ताकि इजी वे में जो है सो लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके, और इसका जो है सो एक्सपांड किया जा सके वर्ल्ड में, और इंडिया की डिग्निटी और क्या बोले उसको कि
ऑरा को और ज्यादा बढ़ाया जा सके वॉल में, अपनी जो है सो स्टेबिलिटी और सारा चीज कायम किया जा सके, ठीक है। तो आयुष में जो है सो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत में जो है सो आयुष मिनिस्ट्री ने 5 जो है सो पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये 5 पोर्टल किससे रिलेटेड है? अगर आयुष में कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, कोई रिसर्च हो रहा है, या फिर जो है सो आपके पास में पुराने मानव स्क्रिप्ट हैं जिसको रखा गया, सेव करके रखना है, उसके बाद में जो है सो आपका जो आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है जो इससे रिलेटेड है, उसके साथ में जो लोगों की ट्रेडिशनल नॉलेज है, सबको जो है सो एक जगह पे एक पोर्टल में रखा जाए, अलग अलग मतलब जैसे आपका CTRI है तो ये क्लिनिकल ट्रायल से है, मतलब कि आपका क्लिनिकल ट्रायल में जो है सो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पोर्टल है, इसमें जो है सो जितने भी आयुर्वेदा से रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल होंगे उसको इसमें रखा जाएगा। और ये WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो कभी आ जाए कि CTRI WHO ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया है, तो किया है, ठीक है। और ये ओपन है, ऑल वर्ल्ड में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में CCRS का मतलब रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आयुर्वेदा में इन आयुष मिनिस्ट्री में इसमें कहीं भी रिसर्च होता है तो इसको जो है सो इसमें रखा जाएगा, ठीक है। ई मेधा जो है सो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सो हेरिटेज एसेसन पोर्टल है, ठीक है। इसमें 12,000 जो है सो मेडिकल बुक को रखा गया है या रखा जाएगा। उसके बाद अमार जो है सो आयुष मानव स्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी जो है सो आपका जो है सो अमार में जो है सो जितने भी आपका जो है सो मानव स्क्रिप्ट हैं जो ऐसे जो बर्ड्स के पट्टे पे लिखे गए हैं या फिर कहीं कॉपर प्लेट पे कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है जो मानव स्क्रिप्ट है, बुक फॉर्म में नहीं है, उसको रखा जाएगा। उसके बाद में साइन जो है शोकेस ऑफ द आयुर्वेदा हिस्टोरिकल मानव स्क्रिप्ट जो है सो उससे रिलेटेड कुछ अगर टीका भाष्य से लिखा गया है तो उसको रखा जाएगा। तो ये हमारा जो है सो आपका CTRI हो गया जो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड होगा, CCRS जो है सो रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ई मेधा जो है सो बुक से रिलेटेड हो गया, अमार जो है सो मानव स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो गया, साइन जो है शोकेस ऑफ द आज का हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, इसको इसमें रखा जाएगा। तो ये 5 जो है सो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, सीधे क्या करेगा कि पूछेगा कि CTRI CCRS ई मेधा और अमार और साइन किससे रिलेटेड है, तो आपको आयुष मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर कह सकते हो कि आयुष से जो आपका नेचुरोपैथी और ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। ये पूछ सकता है कि क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है या नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, इसी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इससे ज्यादा इसमें स्कोप नहीं है, ठीक है। तो हमें बस याद रखना है, या फिर मैथ्स में जब हम लिखते हैं ना तो हमें जरूर ध्यान रखना है इस चीज का। अब आपका नेक्स्ट है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है सो एक तरह से प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअल में क्या है कि मोदी जी का प्लान है कि जो है सो कैसे भी करके फार्मर के इनकम को डबल करना है, ठीक है। तो अब ये जो है सो FPO या PO क्या होता है, देखो आपका जो है सो मान लो कि यहाँ पे टोटल जो है सो 10 फार्मर है, ये लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप बनाएंगे कि ये लोग जो मान लो कोई भिंडी उगाते हैं, तो इनको भिंडी की सप्लाई करना है, तो 10 लोग हैं तो मान लो कि पर दिन का जो है सो 1 डे का जो है सो 100 kg ये लोग भिंडी प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे वेजिटेबल में, ठीक है। तो ये किसी से भी इसे डील करने में आसानी हो जाएगी कि हम आपको इस रेट में दे सकते हैं। तो इसका फायदा यही है कि एक ग्रुप ऑफ द फार्मर दैट प्रोड्यूसेस स्पेशल टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेलिंग टू द बेनिफिशियरी, जो चाहता है खरीदना उसके लिए, तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ द फार्मर है। अब उसके लिए जैसे कोई स्पेशलाइज जैसे कोई हॉर्टिकल्चर का जो है सो FPO है, या फिर जो है सो फूड ग्रेन्स का FPO है, वेजिटेबल का FPO है, फ्रूट्स का FPO है, मिल्क का FPO है, मतलब जो जिस टाइप का है अपने ग्रुप क्लस्टर बना लिए, और क्लस्टर बना करके एक सहमति से हम इस रेट पे जो है सो आपको देंगे, सरकार को देंगे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के देंगे या PSU किसको भी देंगे, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा कि इनको नेगोशिएटिंग पावर अच्छा मिल जाएगा, इनको रेट अच्छा मिल जाएगा, इनको बार बार बेचने नहीं जाना पड़ेगा, और इनको जो है सो अपने घर से ये सारी चीज जाएगी तो इनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसका फायदा ये है, मतलब कि एक तरह से एक बिजनेस एंटिटी की तरह फार्मर को यूज करना, फार्मर्स अपने ग्रुप को बिजनेस एंटिटी की तरह प्रमोट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि हमें 2019-20 से 23-24 के बीच में 10,000 FPO को खोलना है, ओपन करना। पहला जो है सो आपका FPO बनारस में खोला था, ठीक है, पहला FPO। और इसमें जो देखो इसमें 2 बॉडी आपका मदद कर रहा है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 2 बॉडी जो है मिल करके लोन प्रोवाइड करना या बाकी जितने भी सारी चीजें होती है लीगल, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो इनके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी, मतलब मदद करेंगी, ताकि इजी वे में जल्दी जल्दी जो है सो FPO खुल सके, ठीक है। और जो है सो 2020-21 के बीच में हमारा अभी तक 22 FPO जो है सो खुल चुके हैं,
और ये जो है सो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि स्पेशलाइज जैसे कि सीड से रिलेटेड कोई एफपीओ है, या जो है सो और जिस मैन्योर से रिलेटेड कोई, या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एफपीओ है। तो इस तरह से करके हमें एक तरह से पूरा का पूरा एक जाल क्रिएट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का इनकम को हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आपका है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब यह है कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के पास ऑप्शन रहे कि वह जो है सो या तो गैसोलीन से भी चल सके और पेट्रोल से भी चल सके, ठीक है। तो इसको जो है सो गवर्नमेंट अभी लाने के प्लान में है कि जो है सो आपका डबल वे में फ्यूल यूज होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है सो गाड़ियों की फ्यूल की जो है सो डिमांड है वो रिड्यूस है एक्चुअल में। तो हमें जो है सो हमें स्विच करना है, तो पेट्रोल से हमें जो है सो गैसोलीन जो आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, इस टाइप हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि पॉल्यूशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा इससे। उसके बाद में जो है सो हमारे पास में जो सरप्लस ग्रेन अनाज है जो सड़ रहा है उसके यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और हमें जो है सो इम्पोर्ट जो पेट्रोलियम का हम करते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो हमें जो है सो डॉलर में करना पड़ता है, तो उसका भी हमें रिजर्व क्या होगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इसका ये फायदा है। चैलेंजेस इसमें ये है कि जो है सो इसका, चूंकि अब गाड़ियों को मॉडिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसको गाड़ियों का कॉस्ट रेज होगा, पहला चीज। दूसरा चीज है कि इंजन में जो है सो जंग लग जाता है, क्रोजन होता है, और ज्यादा इफिशियंसी नहीं रहता है। तो ये तीन चैलेंजेज है। तो अगर कभी आ जाए कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल क्या होता है, तो यह गैसोलीन और पेट्रोल दोनों से चल सकता है। और ये जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि आने वाले टाइम में इसको हम करेंगे। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इतना ही है, इससे ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट है आपका निपुण भारत प्रोग्राम, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है। ठीक है। तो ये निपुण भारत का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव। देखो क्या है कि एक्चुअल में जो बच्चे हैं, जनरली अपने यहाँ बच्चे जो है सो 5वीं में जाते हैं तो नंबर को सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं, कम्युनिकेट करना सीखते हैं। सरकार का एम ये है, इसी कारण क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे काफी आगे चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है सो गैप क्रिएट हो जाता है, और बहुत सारे जो रिपोर्ट आते रहते हैं कि स्कूल की कंडीशन सही नहीं है, और जो है सो आउटपुट जो है सो सही नहीं आ रहा, पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारी स्कीम चलाई है, लेकिन अभी भी ज्यादा अच्छा कंडीशन नहीं है। तो सरकार ने एक और भी स्कीम नया चलाई है कि जो है सो निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड जो है सो अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी, मतलब पढ़ना और समझ, जो न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 है इसको समझना। इसके लिए जो है सो नेशनल इनिशिएटिव, तो नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी जो है सो आपका यहाँ पे रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण भारत है। तो निपुण भारत में जो है सो आपका इसमें है कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें फाउंडेसी लिटरेसी या न्यूमरेसी को इंक्रीज करना है। इसमें क्या है कि बच्चे अभी 5वीं तक जाने के बाद भी इस चीज को कि कौन सा कैसे किताबें पढ़नी, किताब पढ़ने उनको नहीं आता है। दूसरा चीज है कि जो बेसिक न्यूमेरिकल एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो बाकी दूसरी चीज की तो बात ही छोड़ दो। तो इसमें जो है सो एफएलएन में जो है सो फाउंडेशन जो है सो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी में जो है सो इन सारी चीजों को इंक्लूड किया, एक ब्रॉड डेटा इंक्लूड किया जाएगा कि ये चीजों को हमें जो है सो 2000 आपका जो है सो कब तक, 2000 आपका 26 से 27 के बीच में हमें इस चीज को अचीव कर लेना है। और अभी तक था कि हमें ग्रेड ग्रेड जो है सो 5वीं तक जाने के बाद जो है सो एफएलएन की बात होती थी। अब क्या क्या नहीं भैया, 5वीं तक नहीं, आपको 2026 से 27 के बीच में तीसरी तक आते आते बच्चे को पढ़ना आ जाए, और सारे नंबरल्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और चीजों को समझना आ जाए। कौन स्क्वायर है, बता कि इसमें जो है सो रेक्टेंगुलर कौन सा है, सर्किल कौन सा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो समझ में बच्चे को आ जाए। इसके लिए जो है सो हमारा निपुण भारत प्रोग्राम चालू किया गया है, बच्चों को एक्चुअल में अपग्रेड करना है। अब इसमें जो है सो किसको किसको देखो नेशनल, अब इसमें जो है सो ध्यान में रखा गया है कि हमें स्टेट यूटी में एजुकेशन का स्तर क्या है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है
उसके अकॉर्डिंग इसको मतलब प्रोग्राम किया गया है कि हमें ऐसे हमें आउटपुट ले आना है, इस डायरेक्शन में हमें बच्चे को ले जाना है। स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है सो समग्र शिक्षा अभियान के तहत में इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है सो फाउंडेशन, इसमें क्या क्या अभी इस चीज को आप अचीव कैसे करोगे, तीसरे के बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है सो फाउंडेशन वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों को, या स्कूल प्रॉपर हो, लाइटिंग हो। उसके बाद में टीचर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कैसे आपको पढ़ाना है, टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है सो प्यूपिल और टीचर का जो है सो रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो है सो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो और जो ओल्ड टीचर हैं उनको या तो फोर्सफुल रिटायरमेंट करो, ऐसा कुछ प्लान इसमें नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे भी करके हमें इस चीज को बढ़ाना है। जो आपको काम करने वाला नई टीचर है उनको निकाल दो। उसमें इसमें 3 जो गोल है देखो। अब इसमें जो है सो अगर बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, तो हेल्थ और वेलबींग पे भी हमें फोकस करना है। उसके बाद में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बच्चा से बात करे, टीचर बच्चा से बात करे, एक जो है सो इन्वॉल्व लर्नर को एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जाए। इसमें 3 गोल है, हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया और इन्वॉल्व लर्नर्स हो गए। अब इसमें जो है 5 टियर इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म है। इसमें जो है सो नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया और स्कूल हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निपुण भारत स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो इसमें आ जाएगा कि ये पोर्ट शिपिंग के है, रोड से रिलेटेड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, या जो है सो आपका HRD से रिलेटेड है, या फिर जो है सो आपका जो है सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की कोई स्कीम है, ये बच्चों के लिए है या बूढ़ों के लिए, ऐसा कुछ आ सकता है। या फिर जो है सो आपका जो है सो रोजगार प्राप्त करने के लिए नया गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है निपुण भारत, तो हमें इसका, और नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी हो गया। उसके बाद में फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिकसी जो क्या है, ये इसके बारे में क्वेश्चन है, FLN क्या है, तो मतलब कि ये ओवरऑल रीडिंग और न्यूमेरिकल को समझना बच्चों को आना चाहिए फाउंडेशन में, जो है सो क्लास 3 तक का इसका ये है। उसके बाद में कब तक इसको प्राप्त करना है हमें, तो 26-27 तक। किसके लिए है, तो 5वीं के बच्चों के लिए नहीं, तीसरे के बच्चे में ही ये सारी चीजें आना चाहिए। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्टेट ड्यूटी को जो ध्यान में रख के बनाया गया है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। फोकस किया गया है, 3 गोल है, हेल्थ एंड वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व लर्नर्स, और 5 टीयर है, नेशनल, स्टेट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्कूल लेवल पे हमें इसको करना है। नेक्स्ट है आपका ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स के लिए जो है सो डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल जो है वो आपका 9 मेंबर बॉडी बनाया है इसके लिए, कि इक्वल नेटवर्क फॉर द डिजिटल मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी जो है सो मान लो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, सब अपनी अपनी अलग अलग मार्केट स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। किसी कारण जो है दूसरा जो लो टेक्नोलॉजी वाला इकोनॉमी है, कंपनी है, वो नीचे जा रहा है, जो हाई इकोनॉमी वाला है जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए एक इक्वल मार्केट रहता है कि इक्वल कंपटीशन आए। ठीक है, और डिजिटल इंटायर वैल्यू चेन को जैसे में डिजिटल बनाना है, इसके लिए एक 9 मेंबर कमेटी जो है सो बनी है। उसके बाद में घाना जो है सो पहला अफ्रीकन नेशन है, याद रखना है, जो 2 बिलियन का जो है सो आपका सोशल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट आउटकम्स के लिए जारी किया गया है। उसके बाद में होप मिशन किसका है, ठीक है, तो आपका जो है सो होप मिशन में अभी जो है सो ऑरोरा बोरियलिस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो होप मिशन आपका है UAE का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। तो इसने जो है सो मार्स पे अभी पृथ्वी पे यहाँ पे ऑरोरा जो है सो यहाँ पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ ऑरोरा बोरियलिस पृथ्वी पे है। मार्स पे जो है सो ये होप मिशन है, चारों तरफ जो है सो ऑरोरा देखा है, तो मतलब कि उसका एक पिक्चर भेजा है। ऑरोरा मतलब क्या होता है कि सन से जो गैसें निकलती हैं, वो मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल जब इस पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं, तो यहाँ पे जो है सो छोटे छोटे जो है सो ब्लास्ट टाइप का होने लगता है, चमकीला चीज दिखने लगता है, इसी को ऑरोरा बोलते हैं। जिसके चारों तरफ दिख रहा है मार्स में, ये किसने लिया है, होप मिशन है। ठीक है, UAE का मिशन है, UAE का ये मिशन है। उसके बाद में जो है सो आपका सुनामी इन स्पेस की अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो है सो जब ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल से लाइट भी नहीं निकलता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसमें डेंस हो जाएगा, तो इसमें से जब गैस निकलती है, अकॉर्डिंग टू नासा, तो जो है सो एक सुनामी जैसा शेप बना हुआ है, मतलब कि पूरे स्पेस में जो है जहां से ये निकला है वहां पे, इसलिए बोला गया है कि सुनामी इन स्पेस है। और IT एक्ट 66A में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मान लीजिए कोई कंप्यूटर से आप मैसेज भेज रहे हैं, तो आपके IT एक्ट 66A ये बोलता है कि आप अगर ऐसा करते तो वो अगर गलत है तो आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था आर्टिकल 19 में, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू स्पीच है उसके लिए। ठीक है, तो लेकिन अभी भी इसके थ्रू केस रजिस्टर किया जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कंसर्न जारी किया है। तो आज में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम देखते हैं। थैंक यू।